हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। काफी लोगों ने मुझसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का लेटेस्ट वीडियो बनाने बोला है। मैंने एक अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो बताया है कि टैली में अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको मांगने चाहिए क्लाइंट से फॉर अकाउंटिंग पर्पस ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं इस वीडियो में फिर से रिवाइज करवा रही हूँ कि विच आर दी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड आप उसकी एंट्री कैसे कर सकते हैं टैली में, और उसके बाद रिटर्न में हम कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक लेजर स्टेटमेंट होना चाहिए। लेजर स्टेटमेंट जब भी आप मांगेंगे तो जीरोधा में एक लेजर स्टेटमेंट होता है। वैसे ही अलग अलग आप ब्रोकर से भी कर रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रांजैक्शन, तो उसमें भी लेजर स्टेटमेंट होता है। लेजर स्टेटमेंट मतलब कि जिस भी आप ब्रोकर से ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसने आपके लिए बुक्स बना के रखी है कि आपने जब जब जो जो ट्रांजैक्शन किया है, वेदर इट इज रिलेटेड टू फ्यूचर ऑप्शन सेल बाय या फिर आपने इक्विटी में किया है, तो वो पूरी बुक्स मेंटेन करता है जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके अगेंस्ट में, कि उसके पास आपके कितने पैसे पड़े हैं या आपसे लेने हैं। और तो वो ही कई जगह लेजर स्टेटमेंट है या कई जगह बैंक स्टेटमेंट है। अब आपने फर्स्ट आपका स्टेप ये हो गया। इसमें हर एक डेट जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं इन सबके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डिटेल कॉन्ट्रैक्ट्स, कि कौन सा इक्विटी शेयर्स आपने बेचे या खरीदे थे, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो कौन से ऑप्शन या फ्यूचर्स को आपने बाय किया था या सेल किया था, कौन सी पोजीशन एग्जीक्यूट करके ये अमाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, और कितना आपने अमाउंट दिया है ब्रोकर को फॉर ट्रेडिंग पर्पस, कितना विड्रॉ कर लिया है, कितने चार्जेस लग रहे हैं, ये सारी चीजें ओवरऑल ये स्टेटमेंट में कवर होता है। अब इसके साथ ही साथ एक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स होते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के, हर दिन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि आपने क्या क्या किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 27 नवंबर 20 की बात करूं तो यहाँ पर टाटा के जो अपना ऑप्शंस है ये बाय किए हैं। वैसे ही टाटा के दूसरे जो ऑप्शंस है वो सेल किए हैं। निफ्टी के बाय सेल ये पोजीशंस बताते जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन होता है, सिक्योरिटी और कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन, एंड आपने कौन सी पोजीशन ली है, बाय सेल, क्वांटिटी कितनी है, ग्रॉस रेट कितना है, नेट रेट कितना है, क्लोजिंग कितना है, एंड नेट टोटल अमाउंट कितना हो रहा है। इन सबको एडलेस एडलेस करेंगे तो पे इन और पे आउट ऑब्लिगेशन आता है। उसके बाद ब्रोकरेज लगते हैं, एसटीटी ट्रांजैक्शन एसटीटी टैक्स लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, ये सारे चार्जेस लगे। जो नेट अमाउंट है, नेट टोटल, ये आपको आपके लेजर स्टेटमेंट में डेबिट या क्रेडिट मिलेगा। अब मैं 27 नवंबर की बात करूँ तो 25,524 ये हमारा डेबिट हो रहा है। तो ऐसे आपको हर एक दिन का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में डिटेलिंग होती है। इसके बाद अब मैं आपको अगर टैली में बताती हूँ कि इसकी एंट्री कैसे होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले हमने टाटा कंज्यूम 20 दिसंबर 520 CE बाय किए हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बाय मतलब परचेज करे हैं, परचेज डेबिट हो रहा है। तो जो आपके टाटा कंज्यूम है ये डेबिट होगा। अब इसका आप देखिए अंडर कहाँ पर है, इन्वेस्टमेंट्स में। ये भी डाउट था कि स्क्रिप्ट्स जो भी हैं आपके फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की, उसको आप कहाँ क्लासिफाई करो, तो वो इन्वेस्टमेंट में क्लासिफाई होंगे। तो बाय करा है हमने टाटा कंज्यूम, ये एक अलग लेजर बनाया है, इसको इन्वेस्टमेंट में क्लासिफाई किया है, और 36,517.50 का अमाउंट से हमने ये डेबिट की एंट्री पास करी है। अब सेल कर रहे हैं तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, टू सेल की 12,217, तो यहाँ पर भी 12,217। वैसे ही दूसरे जो निफ्टीज है इन सबको भी बाय सेल, जैसे बाय कर रहे हैं तो एंट्री बाय से होगी,
सेल हो रही है तो सेल से होगी, और ऐसे करके आप देख सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्जेस का जो भी अमाउंट है वो अलग से ऐड कर दिया है 219 का। सबसे पहले आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं स्क्रिप्ट वाइज, उनको इन्वेस्टमेंट में क्लासिफाई करना है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नोट को ओपन करके देखना है कि आप बाय कर रहे हो सेल कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली एंट्री करनी है और उसको साइमल्टेनियसली आपको लेजर स्टेटमेंट से मैच करना है। जब आप ये बाय सेल की एंट्री करेंगे और फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्जेस भी ऐड कर लेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्जेस के यहाँ से ब्रोकर से लेके आप स्टैम्प ड्यूटी तक ऐड कर लें और एक एंट्री पास कर लें। अब इसमें कई लोगों का ये भी डाउट था सर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी आ गया, तो आप एक काम कर सकते हैं कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की लेजर या तो अलग बना सकते हैं या फिर आखिरी में जाके, क्योंकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्जेस जो है वो पीएनएल में आपके एक्सपेंसेस क्लासिफाई होंगे, तो वहां से आप एक कंसोलिडेटेड पूरे साल भर की एंट्री रिवर्स कर सकते हैं और कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये भी है, या फिर आप हर एक ट्रांजैक्शन में अलग से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मेंशन करें और उसको कैपिटल अकाउंट में क्लासिफाई कर दें। जब आप ये एंट्री करेंगे तो 25,524 आपका नेट जीरोधा का बैलेंस आ जाएगा। अब ये जो जीरोधा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये हमने करंट एसेट में क्लासिफाई किया है क्योंकि ये एज अ अपना बैंक है, तो इस वजह से इसको करंट एसेट में। फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्जेस को कहाँ क्लासिफाई किया है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। मैंने जब ये अकाउंटिंग करी है तो मैंने इन्वेस्टमेंट में अलग अलग प्रकार, मतलब इक्विटी, एफएनओ और म्यूचुअल फंड के पहले ग्रुप्स बनाए हैं और उसके अंडर स्क्रिप्ट्स डाले हैं। स्क्रिप्ट्स क्लासिफाई करें इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि जब आप लेजर स्टेटमेंट देखते हैं तो कुछ इक्विटी में भी ट्रांजैक्शन होते हैं, कुछ एफएनओ में भी होते हैं और कुछ आपके म्यूचुअल फंड्स में भी होते हैं, तो सबको बाइफरकेट कर पाऊं मैं कि कौन से एग्जैक्टली स्टॉक आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 मार्च, इक्विटी के कितने, एफएनओ के कितने, म्यूचुअल फंड के कितने हैं, इस वजह से यहाँ मैंने ग्रुप क्रिएट करा है। वैसे ही जब हम करेंट एसेट में आते हैं तो जितने भी ब्रोकर हैं उन सबके अकाउंट होंगे। जब आप जीरोधा फॉर एग्जांपल ब्रोकर के अंदर जाएंगे तो जीरोधा इक्विटीज, जीरोधा एफएनओ, जीरोधा म्यूचुअल फंड, ये सब मैंने अलग से क्लासिफाई किया है ये एक ही जीरोधा ग्रुप बैंक अकाउंट के ही, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस की इक्विटी से रिलेटेड कितने ट्रांजैक्शन हुए, एफएनओ से रिलेटेड कितने और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कितने, इसलिए बाइफिकेट किया है। और जो भी आपका इंट्रोड्यूस हो रहा है कैश या कुछ आप विड्रॉ कर रहे हो, वो सब आपके कैपिटल अकाउंट से रूट होगा। जब हम पीएनएल की बात करेंगे तो पीएनएल में आपका प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन सेटल्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। जब आप देखेंगे कि आपके स्क्रिप्ट आउटस्टैंडिंग है तो आपको सिर्फ प्रॉफिट से एंट्री पास करनी होगी। जैसे हम एक निफ्टी की बात करते हैं, हमने जब परचेज सेल की एंट्री पास करी थी तो बाय और किसी और प्राइस में किया है और सेल किसी और प्राइस में किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14,000 है, तो 14,000 में जब हम बाय कर रहे हैं तो बाय 5,996 में कर रहे हैं, और जब हम सेल कर रहे हैं तो 6,120 में सेल कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये वाली एंट्री आपने लेजर से कर ली है। जब हम स्क्रिप्ट के लेजर में जाते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट में क्लासिफाइड है, तो आप देख सकते हैं बाय और सेल, हमने जैसा भी देखा कि एक बाय किया है 5,996 और सेल किया 6,120 में, तो जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट होगा। बट इसको आप वेरीफाई कैसे कर सकते हो? तो ये टैक्स पीएनएल वाला जो आपको मिला होगा डॉक्यूमेंट, उसमें टैक्स पीएनएल में आपको दिख जाएगा। तो जब हम निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी 14,000, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो यहाँ आप देख सकते हैं। दूसरे कलर से भी इसको कर देते हैं।
रेड कलर से आप देख सकते हैं कि यहाँ 123.72 का प्रॉफिट है, तो इसकी एंट्री हमने कर दी। तो इससे क्या हो गया कि ये जो स्क्रिप्ट है ये खत्म हो गया, क्योंकि एज ऑन 31 मार्च ये आउटस्टैंडिंग नहीं था, ये आपका खत्म हो गया। तो ऐसे हर एक स्क्रिप्ट वाइज आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो अभी तक हमने जो स्टेप मैंने आपको बताया वो उसको रिवाइज करवा देते हैं। तो लेजर से आपको एंट्री करनी है, लेजर और कॉन्ट्रैक्ट नोट से। तो इससे क्या होगा, आपके इन्वेस्टमेंट में सारे स्क्रिप्ट खड़े हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपका करंट एसेट में बैंक अकाउंट जो लेजर है, वो जो भी ब्रोकर से रिलेटेड है वो सब बनता जाएगा। नेक्स्ट है आपको प्रॉफिट और लॉस की एंट्री करनी है। जब हम पीएनएल में आते हैं तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट है, मतलब हर एक स्क्रिप्ट का सेटलमेंट, ये आपके टैक्स पीएनएल से होना चाहिए। जितना भी प्रॉफिट टैक्स पीएनएल में बताया गया है वो उसकी एंट्री भी आप डालेंगे। जब आप ये सारी एंट्री डाल देंगे तो जो स्क्रिप्ट आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 मार्च, वो ही आपके बैलेंस शीट में दिखेगी, और आपका लेजर का जो लास्ट अमाउंट है वो मैच हो जाएगा। जैसे हम बैंक स्टेटमेंट मैच करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये स्टेटमेंट भी मैच हो जाएगा। अब ये मार्जिन बुक का क्या मतलब है, कि मार्जिन बुक ये है कि जब आप लेजर स्टेटमेंट देखेंगे तो आखिरी 31 मार्च में जो भी आपने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया है वो रिवर्स होगा नेक्स्ट साल। मतलब 31 को डेबिट हो रहा है तो वो रिवर्स होगा आपके नेक्स्ट ईयर में। तो वो अमाउंट जो है उतना आपका मार्जिन हो जाता है, मार्जिन ब्लॉक, एक्सपोजर मार्जिन ब्लॉक फॉर एनएससी एफएनओ। तो इसकी एंट्री भी आपको अलग से करनी है, तभी आपका मैच होगा। तो लेजर स्टेटमेंट आप जब देखेंगे तो लास्ट में आपको स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन दोनों दिखेंगे, और ये कब रिवर्स हो रहे होंगे, ये नेक्स्ट 1 अप्रैल को रिवर्स हो रहे होंगे। अदरवाइज ड्यूरिंग द ईयर आप देखेंगे तो जो अपना स्पैन मार्जिन डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री भी आप करेंगे तो आपके आखिरी में सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च की एंट्री रहेगी, जो कि आपकी ब्लॉक मार्जिन होगी। तो दिस इज हाउ यू कैन डू फ्यूचर एंड ऑप्शन अकाउंटिंग। पीएनएल ऐसा दिखता है, इस बार मैं सब कुछ दिखा रही हूँ, जैसे कि कोई व्यूअर कमेंट ना करे कि ये ठीक से नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो सारे चार्जेस को हमने यहाँ पर एक्सपेंसेस में बताए हैं। लॉस को, लॉस ऑन सेटल्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, या लॉस और इंट्राडे लॉस और इक्विटी ट्रेडिंग, ये सबको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताए हैं, क्योंकि ये एक्चुअल ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अगर आप बाय वैल्यू सेल वैल्यू बताएंगे तो वो एक्चुअली में आदान प्रदान नहीं होते हैं कभी भी ऑप्शन और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। तो जो एक्चुअल नेट अमाउंट है वो ही सेटल्ड होते हैं, तो उसको आप ऐसे बताएंगे। जब आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी और पीएनएल बन जाएगा तो आपको रिटर्न में कैसे बताना है वो भी फटाफट हम देख लेते हैं। अगर आपका लॉस है ट्रेडिंग से तो आपको बुक्स डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, तभी आप लॉस का क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है रिटर्न। तो नेचर ऑफ बिजनेस में आपको क्या सिलेक्ट करना है,
आपको नेचर ऑफ बिजनेस में कोड 13018 अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विस सिलेक्ट करना और डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इसके बाद जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में आपको पूरी बैलेंस शीट बतानी है, तो पूरी में सिर्फ प्रोप्राइटर्स फंड आता है और आपके जो बैंक अकाउंट है या कोई इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग है तो इन्वेस्टमेंट में आप बता सकते हो, और करेंट एसेट में जो भी आपके लेजर अमाउंट है वो आप बता सकते हो। तो जब हमने बैलेंस शीट बनाई थी तो बैलेंस शीट में नेट अमाउंट यही आ रहा था, कैपिटल में इंट्रोडक्शन, विड्रॉल, एसटीटी चार्जेस, लॉस ऑन ट्रेडिंग, ये सब कंसिडर करने के बाद जो नेट अमाउंट है वही हमने प्रोप्राइटरशिप कैपिटल में बताया है, और आउटस्टैंडिंग कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी, तो जो लेजर अमाउंट है वो ही हमने करेंट एसेट में बताया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट ऑन शॉर्ट टर्म ट्रेड्स भी हैं, लॉस ऑन शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं, इंट्राडे प्रॉफिट है, लॉस है, और एफएनओ प्रॉफिट और लॉस है। तो इसको कैसे बताना है आपको? तो डायरेक्ट हम पीएनएल अकाउंट में आ जाते हैं। पीएनएल अकाउंट में हम जब क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एनी अदर इनकम में ही प्रॉफिट ऑन शॉर्ट टर्म ट्रेड्स बताना है। अब आपका ये डाउट होगा कि ये कैपिटल गेन शेड्यूल में आना चाहिए, तो ये वही आएगा। अभी आप पीएनएल में बताइए, फिर हम शेड्यूल बीबी में इसको सेपरेट करेंगे। प्रॉफिट ऑन शॉर्ट टर्म ट्रेड्स बता दिया, प्रॉफिट ऑन एफएनओ बता दिया आपने। अब जो हमारे इंट्राडे है, इंट्राडे का प्रॉफिट सेपरेटली हम बताएंगे नो अकाउंट केस में। डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस है वो बताया जाएगा। अदर एक्सपेंसेस 46 में लॉस ऑन शॉर्ट टर्म ट्रेड इक्विटी चार्जेस, लॉस ऑन एफएनओ चार्जेस, ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई है हमारी। नो अकाउंट केस में आपको स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी में बताना है जितना भी आपका टर्नओवर है। टर्नओवर कैसे आएगा? जब आप लॉस और प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर तो ये आपका टर्नओवर आ गया है 1222। सॉरी, टर्नओवर प्लस करके आएगा तो 740 प्लस 2702 आ गया, क्योंकि आपको जो आपका लॉस भी है वो भी आपको फेवरेबल मान के ही दोनों को ऐड करना है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो ग्रॉस प्रॉफिट में यहाँ पर लॉस है तो इसलिए लॉस नेगेटिव साइन में बताया। एक स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी वाला ही कॉलम है जिसमें लॉस वो एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर ऐसे आपने पीएनएल फिल करा है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल है वो शेड्यूल बीपी है। शेड्यूल बीपी में जब हम एडिट करेंगे ए, तो यहाँ पर आपका स्पेक्युलेटिव अलग से आ जाएगा, और जो पीएनएल में आपने फिगर्स भरे थे उससे जो अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आ जाएगा, नेट लॉस है तो नेट लॉस आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट में इनकम और रिसीट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसिडर्ड अंडर अदर हेड ऑफ इनकम। तो जो हमारे प्रॉफिट है शॉर्ट टर्म ट्रेड से वो कैपिटल गेन
शेड्यूल में आना चाहिए। तो इस वजह से ये जो अमाउंट है ये हमारे पीएनएल में दिख रहा है, तो उनने अलग से एक कॉलम बताया है आईटीआर में कि कोई भी ऐसी इनकम या रिसीट पीएनएल में आपने बताई है जो कि क्रेडिट हो रही है अदर हेड ऑफ इनकम। अदर हेड कौन? कैपिटल गेन शेड्यूल हमारे केस में। तो यहाँ पर कैपिटल गेन अमाउंट जितना भी है वो बता दिया है। वैसे ही ये प्रॉफिट पोर्शन है। ऐसे ही आपको लॉस पोर्शन के लिए भी पूछा जाएगा, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसिडर्ड अंडर अदर हेड, ये 7th पॉइंट में। तो जो लॉस अमाउंट है वो आप यहाँ बताएंगे, सो दैट आपका जो प्रॉफिट है फ्रॉम ट्रेडिंग उसमें से जो कैपिटल गेन वाला पोर्शन है वो हट जाएगा। और ये सारे पॉइंट ए में ही आएंगे आपके। तो जब हमने उसको हटा दिया है तो अलग से आप उसको कैपिटल गेन स्टेटमेंट में बता सकते हैं। और कैपिटल गेन स्टेटमेंट आप कैपिटल गेन शेड्यूल में, शॉर्ट टर्म ट्रेड है इसलिए इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स अंडर सेक्शन 111A सेलेक्ट किया है, और यहाँ पर आप अमाउंट बता देंगे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। जब हमने पीएनएल बनाया था तो उसमें नेट अमाउंट ऑफ लॉस और नेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लिया है फॉर इक्विटी शेयर्स और एंड एवरी स्क्रिप्ट। बट जब हम कैपिटल गेन शेड्यूल भरते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल वैल्यू बताना पड़ेगा कि टोटल सेल वैल्यू कितनी है और टोटल बाय वैल्यू कितनी है। तो ये आप टैक्स पीएनएल से उठा सकते हैं, कैपिटल गेन स्टेटमेंट से उठा सकते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और डिडक्शन अंडर सेक्शन 48 ये आप बताएंगे तो आपका नेट जो लॉस है वो जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा है वो दिखने लगेगा। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर अ, इतना प्रॉफिट है 51,834, लॉस है और इक्विटी चार्जेस है तो 7,548 जो है वो हमारा लॉस है। तो ऐसे आपको एफएनओ की अकाउंटिंग टैली में और रिटर्न में कैसे बताना है ये मैंने एक वीडियो में कवर कर दिया। होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, है तभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो तब तक के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।